अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लें और छोड़ दें। मालिक की खुशी, अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रार्थना कीजिए। अपनी सारी चेतना को भीतर की ओर ले जाइए। हम मालिक की याद में हैं। हमारा हृदय मालिक के हृदय से जुड़ गया है। मालिक की उपस्थिति का आह्वान कीजिए। इन्वोक हिज प्रेजेंस। मालिक की उपस्थिति को महसूस कीजिए। दिल की गहराइयों से मालिक की उपस्थिति को महसूस कीजिए। फील हिज प्रेजेंस। मालिक से आवश्यक समझ और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना कीजिए। सभी पार्टिसिपेंट्स हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हैं। और एक सूक्ष्म सुझाव दीजिए कि जिस कार्य के लिए हम एकत्र हुए हैं, मालिक ने कृपा की है, हमें ये मौका दिया है, वह कार्य सफल है। धीरे से आंखें खोल लीजिए। विस्पर्स पढ़ने से पहले बाबूजी महाराज से प्रार्थना कीजिए कि वह हमें वो कंडीशन प्रदान करें जिसमें ये संदेश दिया गया था, और ये संदेश हमारे भीतर उतरे, हम इसे आत्मसात कर पाएं। हमारे दैनिक जीवन के कार्यों में ये परिलक्षित हो, इसका असर नजर आए। रविवार 11 अप्रैल 1999 प्रातः 8 बजे। हम तुम्हें इतना कुछ देते हैं, क्या तुम हमारे प्रेम के लिए अपनी शारीरिक पीड़ाओं को सहन नहीं कर सकती हो? हम तुम्हें इतना कुछ देते हैं, क्या तुम हमारे प्रेम के लिए अपनी शारीरिक पीड़ाओं को सहन नहीं कर सकती हो?
तुम्हारा रास्ता लंबा और कठिन है। जब तुम अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगी तो तुम उस पथरीले रास्ते को भूल जाओगी जिस पर तुम इतने लंबे समय तक चलती रही हो। तुम्हें इन सब परीक्षाओं से गुजरना होगा। तुम्हें इन सब परीक्षाओं से गुजरना होगा। वह एक प्रारंभिक प्रक्रिया है। वह एक प्रारंभिक प्रक्रिया है। हम तुम्हारे हृदय पर थोड़ा सा मरहम लगाते हैं जिससे कि तुम उस जमीन की कठोरता को भूल सको जिस पर तुम चल रही हो। तुम्हारी परीक्षाएं उसी अनुपात में होती है जितनी सहन शक्ति हम तुम्हें उन्हें सहन करने के लिए देते हैं। तुम्हारी परीक्षाएं उसी अनुपात में होती है जितनी सहन शक्ति हम तुम्हें उन्हें सहन करने के लिए देते हैं। पहले जो तुम्हें सहन करना पड़ा था वह तकलीफ देह था। इसे याद रखो। मजबूत आत्माओं को कष्टों की कड़ी परीक्षा के द्वारा ढाला जाता है। मजबूत आत्माओं को कष्टों की कड़ी परीक्षा के द्वारा ढाला जाता है। तुम्हारा शरीर हम इसे स्वस्थ नहीं कर सकते हैं लेकिन तुम्हारी आत्मा को कर सकते हैं। यही महत्वपूर्ण है। यह पृथ्वी परीक्षाओं का स्थान है। तुम्हें सभी प्रकार की पीड़ाओं से गुजरना चाहिए। यह एक बाधाओं से भरा रास्ता है। तुम्हें सभी प्रकार की पीड़ाओं से गुजरना चाहिए। यह एक बाधाओं से भरा रास्ता है। तुम में से प्रत्येक की अपनी शक्ति और अपनी असली प्रकृति के अनुरूप परीक्षाएं होती है। तुम में से प्रत्येक की अपनी शक्ति और अपनी असली प्रकृति के अनुरूप परीक्षाएं होती है। जब तुम्हारा मन शिकायत करने का हो तो उन लोगों के बारे में सोचो जिनका इस पृथ्वी पर जीवन नरक के समान है, जैसा कुछ धर्मों द्वारा बताया गया है। तो अत्यंत बुरे के बारे में सोचकर तुम थोड़ा ज्यादा खुश हो जाओगे। ध्यान करो। इस दुनिया और अपनी चिंताओं के बारे में भूल जाओ। स्वयं में डूबकर तुम्हें अपने अंदर शांति प्राप्त होगी। बाबूजी, तो देखिए बाबूजी साहब क्या कह रहे हैं। वैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुख्य बात जो मुझे इसमें लगी, बाकी तो सब ठीक है कि भाई शारीरिक पीड़ा बर्दाश्त। सूर्यलाल जी कृपया ठीक से बैठे, आप कोई नए हैं, सब कुछ बताया जा चुका है। वीडियो ऑफ कर दीजिए या सम्मानजनक तरीके से बैठे। सूर्यलाल जी प्लीज वीडियो ऑफ कर दीजिए। तो सबसे बड़ी चीज ये लगी कि यह एक प्रारंभिक प्रक्रिया है। ये बिल्कुल, ये तो सारी चीज जो बताई है, इतने कष्ट, इतनी पीड़ाएं, यह एक प्रारंभिक प्रक्रिया, एक 4 शब्दों में कह दिया। और हम तुम्हारे हृदय पर थोड़ा सा मरहम लगाते हैं। माने क्या? परीक्षाएं उसी अनुपात में होगी जितनी सहन शक्ति हम तुम्हें देंगे। तो ये एक आश्वासन है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा आश्वासन है। हम घबराए नहीं। जिस मुकाबले हमें परीक्षाएं हमारी होगी, तकलीफें मिलेगी, उतनी ही हमें सहन शक्ति भी मिलेगी। ये बहुत बड़ा, इसको सुनकर के एक संबल मिलता है। ऐसे नहीं होगा कि आपको अननेसेसरी कोई बहुत बड़ी तकलीफ दे देंगे। वो तकलीफ देंगे उतनी देंगे जितनी हम संभाल सकें, और अगर देंगे तो उसके मुकाबले वो सहन शक्ति भी देंगे। तो कड़ी परीक्षा की बात है सारी। अपनी शक्ति और प्रकृति के अनुसार परीक्षाएं होगी, किसी की कम किसी की ज्यादा, जो हम देखते हैं। तो जिसकी जैसी शक्ति होगी वैसी परीक्षा होगी। और अंत बहुत सुंदर, जो कि हमेशा कहा गया, अत्यंत बुरे के बारे में सोचकर थोड़ा सा खुश हो जाओ। जब भी अपनी परेशानी देखें तो देखें कि और लोगों के जीवन में कितना दुख है,
बहुत खूबसूरत, मुझे जब भी याद करता हूँ वो एक पिक्चर देखी थी कोई जमाने में, उसकी लाइन याद आती है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, कोई एक हजारों में शायद ही खुश होता है, कुछ लोग हैं जूतों को रोते, कुछ लोगों के पांव नहीं होते, मेरा हाल इतना खराब नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये गाना, बहुत हिम्मत देता है। कुछ लोग हैं जूतों को रोते, कुछ लोगों के पांव नहीं होते। तो जब भी मुसीबत में पड़े, भावी साहब कहते हैं अत्यंत बुरे के बारे में सोचो जिनके साथ बहुत बुरा हो रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, गृह युद्ध हो रहा है, कहीं 2 समय का खाना नसीब नहीं है, हमने कोविड देखा है, ये सारी चीजें, तो उसको देख के थोड़ी शक्ति पाई जाए। चलिए, तो आज हम मुख्य चैप्टर पर हमारे आते हैं, हृदय क्षेत्र, स्पिरिचुअल जर्नी। मेरा सबसे कम प्रिय विषयों में से ये एक है, मैं इस पर बात भी नहीं करना चाहता था, लेकिन लोगों का आग्रह था कि इस पर बताइए, क्योंकि मेरा मानना है कि ये सब एक्सपीरियंस करने की चीज है, ये समझने से, सुनने से, पढ़ने से जर्नी का कोई लेना देना नहीं है। फिर भी मैं पाता हूँ कि लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है, पॉइंट, बिंदु, क्षेत्र, रीजन, बड़ी जब तक फील नहीं कर लिया जाए इनको, तब तक इनके बारे में बात करने का कोई खास मतलब नहीं है। प्रगति अगर आंकनी है तो उसका दूसरा तरीका भी है, मैं आपको बताता हूं। जरूरी नहीं है कि पता किया जाए मैं कौन से क्षेत्र में हूं, मैं कौन से बिंदु पर हूं। जरूर ये पता किया जाए मालिक के प्रति मेरी भक्ति कितनी बढ़ रही है, प्रेम कितना बढ़ रहा है, क्या मैं भौतिक उपस्थिति से ऊपर आ गया, क्या मैंने सहनशीलता डेवलप कर ली, क्या मैं कृतज्ञ हो गया, क्या मैं केवल प्रेम के लिए प्रेम कर रहा हूं, या मैं अपनी आध्यात्मिक प्रगति में उलझाऊं। ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो इस बिंदु क्षेत्र के अलावा है। फिर भी जैसा दादी साहब कहते हैं, नॉलेज थोड़ा बहुत तो होना चाहिए कि क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये सब होता कहां से है, ये बिंदु क्षेत्र, ये विचार आना, ये छापे बनना, इंप्रेशन बनना, ये सब कहां से शुरू होता है? तो ये शुरू होता है चित्त लेख से, ये सब चित्त लेख से शुरू होता है। चित्त लेख जहां है, अभी मत करिए भैया, अभी टाइम है इसमें। चित्त लेख जो है, वहां पर सारे हमारे विचार फ्लो करते हैं। आज्ञा चक्र के ऊपर बिंदु 6 के थोड़ा पीछे जाकर के 7 और 6 के आसपास, ज्यादा नहीं, कंफ्यूज होंगे आप, नहीं बात करूंगा मैं कहाँ है, वहां सारे विचार फ्लो करते हैं। अब यहाँ क्या होता है, यही पता लगता है कि मास्टर हमारी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। चित्त लेख से सारे विचार नीचे उतरते हैं, और जब ये नीचे उतरते हैं सारी चीजें, सारे विचार, तब ये परेशान करते हैं हमें। और मालिक की कृपा क्या होती है, मालिक हमें इसको नीचे जाने की बजाय सेकंड पॉइंट की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। ये महान, हमें इस चीज के लिए महान मालिक का कृतज्ञ होना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो क्या होता, ये अगर नहीं होता तो जब आम आदमी देखते हैं हम आस पास अपने, जो कि आज भी लालच, ईर्ष्या, वासना, इच्छा में झुलसा है, हम भी वैसे ही होते, हम भी बिल्कुल वैसे ही होते अगर महान मालिक नहीं होते, अगर हमें ये सिस्टम नहीं मिला होता, अगर हमारी जो ये प्रवृत्ति है, जो विचारों को नीचे आने की थी, चित्तलेख थी, उसे अगर मालिक सेकंड पॉइंट की ओर डाइवर्ट नहीं कर देते। ये समझने वाली बात है। हमारी जर्नी चल रही है, हमको पता होना चाहिए कि हमारे साथ हुआ क्या है। सब कह रहे हैं ठीक है, अच्छा है, अच्छा लग रहा है, गुस्सा कम आ रहा है, किसी को लग रहा है, किसी को लग रहा है संतोष है, लेकिन ये किस लिए है, ये क्या किया है मालिक ने? अदरवाइज हम क्या होते? अगर ये नहीं होता तो ये चित्त लोक लेख का जो फ्लो है, जो नीचे आ रहा था, वो हमें कितना परेशान कर देता। ये बात, जितेन भाई प्ले कीजिए। ये छोटी सी स्लाइड है, देखिए। पहले बात कर लेते हैं पूरी जर्नी की, 3 पार्ट में जैसे कि जर्नी डिवाइडेड है, हृदय क्षेत्र, मन क्षेत्र और केंद्रीय क्षेत्र। बिंदु 1 से 5 हो गया हृदय क्षेत्र, बिंदु 6 से 12 हो गया मन क्षेत्र, और बिंदु 13 केंद्रीय क्षेत्र। अब बिंदु 6 से 12 के मोटे मोटे जो है बाइफ्रिकेशन, बिंदु 6 से 7 ब्रह्मांड मंडल,
कॉस्मिक रीजन, बिंदु 7 से 8 पराब्रह्मांड मंडल, पैराकॉस्मिक रीजन। ये जो 7 पॉइंट है, नंबर 7 है, वो कॉमन होता है ब्रह्मांड और पराब्रह्मांड में। उसका थोड़ा पार्ट ब्रह्मांड में है, थोड़ा पार्ट पराब्रह्मांड में। बिंदु 8 प्रपन्न, बिंदु 9 प्रपन्न प्रभु, और बिंदु 10 से 12 प्रभु। ये हमारी ओवरऑल जर्नी है। जब बिंदु 10 से 12 प्रभु हो जाता है तो मन क्षेत्र कंप्लीट हो जाता है, और बिंदु 13 पर केंद्रिक क्षेत्र। तो सबसे बड़ा जो कीचड़ है वो है हृदय क्षेत्र, बिंदु संख्या 1 से 5, जहां सबसे ज्यादा मालिक को भी मेहनत करनी पड़ती है हमारा गटर साफ करने में, और हमको भी सबसे ज्यादा कोऑपरेशन इसी में चाहिए, हृदय क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए। एक बार हृदय क्षेत्र के बाहर चले गए तो जर्नी बड़ी आसान हो जाती है कंपैरेटिवली। ये तो नहीं कहता बहुत आसान है, लेकिन कंपैरेटिवली बड़ा आसान हो जाता है जब हम ये हृदय क्षेत्र पार कर लेते हैं। जी सविता साहू जी कुछ कहना चाह रही है? रेज्ड हैंड। चलिए, तो अब हम बात करते हैं जी बिंदु 1 की। तो बिंदु 1 में क्या है? पहले तो हम बात करेंगे बिंदु के कलर, तत्व क्या है। अलग अलग बिंदुओं के अलग अलग रंग है, अलग अलग तत्व है, अलग अलग लोकेशन है, और अलग अलग सब बिंदुओं की अनुभूतियां हैं। तो बिंदु 1 का रंग है पीला, बिंदु 1 का तत्व है पृथ्वी, और बिंदु 1 का स्थान जो है वो है छाती के निचले बाएं हिस्से में, जहां भौतिक हृदय स्थित है। जितन भाई सेकंड स्लाइड प्ले कर दीजिए। ये हमारे हृदय क्षेत्र के बिंदु हुए 1 2 3 4 5। ये पांचवा जो है गले में बिल्कुल नीचे, जिसको कि यौगिक शास्त्र में कंठ क्षेत्र कहा गया है। 1 2 3 4 5, ये 5 बिंदु। तो हम बात करते हैं पहले बिंदु 1 की। क्या होता है बिंदु 1 में शुरुआती? ये हमने बात कर ली, इसका रंग क्या है, इसका तत्व क्या है, इसका स्थान क्या है। अब यहाँ अनुभूति क्या है, फीलिंग क्या है? यहाँ फीलिंग है इच्छा बनाम संतुष्टि। या तो डिजायर होगी और या फिर सेटिस्फेक्शन होगा। हर चक्र, हर बिंदु पर ड्युअलिटीज है। ड्युअलिटीज हर बिंदु, हर चक्र पर मौजूद है। ड्युअलिटीज क्या होती है? द्वंद्व, अच्छा बुरा। एक क्वालिटी ये, एक क्वालिटी ये। यहाँ का जो द्वंद्व है वो है इच्छा बनाम संतुष्टि। तो क्या होता है? दाई साहब कहते हैं सांसारिक वस्तुओं के प्रति इच्छा हमें नीचे खींचती है और संस्कार बनाती है, परंतु जैसे जैसे चक्र विशुद्ध होते हैं हम वहां भावनाओं पर प्रभुत्व पा लेते हैं। संतोष का भाव शांति, स्थिरता और आध्यात्मिक अभ्यास में मजबूती तथा सांसारिक जीवन में संतुलन और धैर्य लाता है। जब हम सांसारिक संपत्ति की इच्छा या कामुकता द्वारा खींचे जाते हैं, जब हम अपराध बोध, ईर्ष्या या द्वेष द्वारा पंगु बना दिए जाते हैं, तब यह चक्र इच्छा आधारित छापों से घिर जाता है। ये सारे इंप्रेशंस यहाँ फॉर्म हो गए। अगर ये चक्र बिगड़ा तो, ये चक्र शुद्ध नहीं है तो, अशुद्ध है तो क्या होगा? इच्छा, ईर्ष्या, द्वेष। तो ये चक्र ठीक है तो क्या होगा? देखिए, अगर चक्र ठीक है तो हम में धैर्य होगा, सहनशीलता होगी, स्वीकार्यता होगी, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड होगा, संतोष होगा, स्थिरता होगी। ये चीजें होगी अगर ये चक्र ठीक है तो। और अगर ये चक्र ठीक नहीं है, बिगड़ा हुआ है, तो हम में बहुत सारी इच्छाएं होंगी, हमें ईर्ष्या होगी, लालच होगा, स्वार्थ होगा, असंतुलन होगा। बिल्कुल विपरीत ये द्वंद्व है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो अब करना क्या है? ध्यान, सफाई, प्रार्थना और आत्मावलोकन द्वारा हम चेतना की गहराइयों में उतरते हैं। भावनाएं कम प्रतिक्रियात्मक और अधिक सूक्ष्म हो जाती है। अंततः हम इच्छा और संतोष के स्पेक्ट्रम पर महारत हासिल कर लेते हैं। ऐसे हम इसको साफ कर लेते हैं। तो इसका कोश है अन्नमय कोश। कोश वाइज ये चक्र होते हैं। इस चक्र का कोश है अन्नमय कोश। अब इसके 4 उपबिंदु हुए, बिंदु ए, बी, सी और डी। जितिन भाई नेक्स्ट स्लाइड प्ले कीजिए। ये देखिए, बिंदु ए, बी, सी, डी की लोकेशन आपको पता लग जाएगी। पसली के भाग में सबसे नीचे जो यहाँ ज्वाइंट हो रहा है, अर्ध भाग, यहाँ
इससे 1 अंगुली नीचे आइए, उसे 4 अंगुली इस तरफ चलिए, बी पॉइंट, उसे 2 अंगुली ऊपर ए पॉइंट और 2 नीचे सी पॉइंट, सी के बिल्कुल बराबर में डी पॉइंट और निपल के ठीक पीछे पॉइंट 1 जिसके कि ये सैटेलाइट पॉइंट्स है। तो अब बिंदु ए क्या है? ए क्या है? ए है, भाई साहब कहते हैं जब हम अपनी सांसारिक समस्याओं के बारे में चिंतित होते हैं और उन पर सोच विचार में डूबे रहते हैं तो ये प्रभावित होता है। समस्याओं पर समाधान करने के बजाय सिर्फ उन पर लगातार सोचते और चिंता करना इसको बिगाड़ देगा, भारी कर देगा। जैसे हमने वर्ल्डली वरीज की, ये बिंदु भारी हो गया। तो इसको हमको दिया गया बिंदु ए पर ध्यान सबको पता है क्या करना है। वो क्या करेगा? वो सबके बीच एकता को बढ़ावा देगा। ईर्ष्या, द्वेष, व्यक्तिगत संघर्ष, लालच समाप्त होकर सब में एकता व्याप्त होगी। बिंदु ए पर ध्यान से। अब बिंदु बी। बिंदु बी है हमारी जो इंद्रियक इच्छाएं हैं, जो भी इंद्रियजनक इच्छाएं हैं, उनको उनसे जो छापे बनती है उनकी यहाँ क्लीनिंग के लिए बिंदु बी है। विषयासक्तियां, इंद्रिय जनित सेंसुअल जो चीजें, नॉट ओनली सेक्सुअल, सेंसुअल भी, सिर्फ कामुक इच्छाएं ही नहीं, जितनी भी सेंसुअल इच्छाएं हैं, जो भी इम्बैलेंस है, नींद का, भूख का, एग्जाम्पल किसी भी तरह का इंद्रियक इम्बैलेंस है, उसको ठीक करने के लिए उपबिंदु बी की हमको क्लीनिंग बताई गई है सुबह की। मेरे ख्याल से सबको पता है, चर्चा करने की इसमें कोई जरूरत। अब बिंदु सी क्या है? बिंदु सी है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है। ये सब इंप्रेशंस का एंट्री पॉइंट है। ए बी डी सब चीजों का ये एंट्री पॉइंट है। एंट्री पॉइंट है और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। यहां सब चीज एंटर होती है, हलचल पैदा करती है और बाकी सारे बिंदुओं को बिगाड़ती है। अगर जैसे सांसारिक चिंता है, वो एंटर होकर बिंदु ए पे चली जाएगी सी से। अगर सेंसुअल है, बिंदु बी पे चली जाएगी सी से। और अपराध बोध है, बिंदु डी पर चला जाएगा सी से। तो सी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है। तो अब करना क्या है सी ठीक करने के लिए? एक तो हम मेडिटेटिव स्टेट बनाए रखें, मेडिटेटिव स्टेट हम बनाए रखें सी को। दूसरा, ए बिंदु के ध्यान, बी बिंदु की क्लीनिंग और प्रार्थना। ये जब करेंगे, जब बिंदु ए बी सी और डी सब में कंट्रोल आएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। क्यों बताए गए हैं? क्योंकि नहीं तो क्या होगा, सी पॉइंट है लाइक्स एंड डिसलाइक्स का, और ये इस तरह की लाइक्स एंड डिसलाइक्स, चाहे वो ए से रिलेटेड है, वर्ल्डली वरीज से, और चाहे सेंसुअल से रिलेटेड है, वो सारी यहाँ इकट्ठा होंगी। सूर्यलाल जी प्लीज वीडियो ऑफ कर दीजिए। सूर्यलाल जी वीडियो ऑफ कर दीजिए प्लीज, तुरंत वीडियो ऑफ कर दीजिए सूर्यलाल जी। तो अब बिंदु डी। बिंदु डी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है गिल्ट, अपराध बोध। चाहे वो काम किए हुए के कारण हुआ और चाहे कोई काम नहीं किया उसके कारण हुआ, दोनों ही चीज अपराध बोध पैदा करती है। और ये अपराध बोध बिंदु डी पे जमा हो जाता है और इसकी सफाई करना सबसे मुश्किल काम है। मास्टर भी कहते हैं, मालिक कहते हैं बिंदु डी पर जो अपराध बोध जमा हो गया उसको साफ करना बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए क्या करना है? क्योंकि ये सबसे कठिन छाप है, इसके लिए बहुत, दादी साहब कहते हैं हायर लेवल का कमिटमेंट चाहिए, हर स्तर पर कोऑपरेशन, एक सच्चा संकल्प इसको फिर न दोहराने का। और इसको धोने का तरीका आंसुओं से। रात्रि जो हमको कहा गया है, आंसुओं से प्रार्थना। अगर अपराध बोध पैदा हो गया तो अव्वल तो पैदा हो ही ना, और अगर बाय द वे पैदा हो गया है तो आंसू भरी प्रार्थना और फिर से न दोहराने का संकल्प। यह हुआ हमारा साथ बिंदु 1। अब बिंदु 2, आत्मा चक्र। इसको क्रेस्ट पॉइंट भी कहते हैं, जीसस, क्योंकि यहां शांति ही शांति है। इसका रंग लाल, इसका तत्व आकाश और स्थान छाती के निचले दाहिने भाग में, और इसका कोश आनंदमय कोश। अब यहां क्या अनुभूति है? यहां भी ड्यूअलिटीज वही, या तो शांति का अनुभव होगा या चिंता या बेचैनी का अनुभव होगा। हर बिंदु पर ड्यूअलिटीज हैं, या तो ये होगा, बिंदु साफ होगा, ये होगा, बिंदु साफ नहीं होगा, छापे जमी हुई होगी,
तो नेगेटिव ये होगा। तो इसकी जो शांति है वो इतनी आकर्षक होती है कि दादी साहब कहते हैं हमारी हर काम करने की रुचि समाप्त हो जाती है, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे छात्र हो, कोई हो, हम इससे विचलित नहीं होना चाहते। तो अगर फर्स्ट पॉइंट पर अगर भारीपन हुआ तो ये सारा भारीपन सेकंड पॉइंट पर उतर आएगा, और अगर ये फर्स्ट पॉइंट का सेकंड पॉइंट पर उतर आया तो फिर कोई शांति नहीं होगी, तब हम बेचैन और अशांत रहेंगे, क्योंकि हम सांसारिक उलझनों में जकड़े रहेंगे, तो आत्मा की शांति और प्रसन्नता हमसे दूर रहेगी। ये सारे पॉइंट इसीलिए इंटरकनेक्टेड हैं। बिंदु 3, बिंदु 3 का रंग सफेद, तत्व अग्नि, स्थान छाती के बाईं और ऊपर। यहां भी वही ड्यूअलिटीज अनुभूति, क्रोध बनाम प्रेम, या तो क्रोध होगा या प्रेम होगा। तो दाई साहब कहते हैं इस बिंदु पर ईश्वर और गाइड के प्रति प्रेम विकसित होता है। जब हम अपनी आंतरिक प्रगति का अनुभव कर इसके लिए अत्यधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं, यह ज्ञान लगाव विकसित होता है। इस चक्र से गुजरने पर हम क्रोध को काबू में रखते हुए अपने क्रमिक विकास की ओर आगे के लिए यात्रा का इसका उपयोग कर सकते हैं। जब क्रोध और प्रेम सांसारिक इच्छाओं से घिरे हुए होते हैं तो दोनों में से कोई भी हमें भावनात्मक उलझनों में जकड़कर नीचे खींच सकता है। अगर वही बात आ गई, फिर बात आ गई, वर्ल्डली वरीज अगर हैं तो फिर क्या होगा? उससे क्रोध, जो गीता में बात हुई थी, इच्छाएं पूरा नहीं होगी, क्रोध पैदा होगा। तो जब फिर क्रोध पैदा हो गया तो फिर ये यहाँ इंप्रेशन हो गए, फिर वो जकड़ के नीचे आ गए। किंतु जब ये शुद्ध होगा तो हमें अपनी यात्रा में आगे बढ़ाएगा। ये पॉइंट 3। पॉइंट 4, बिंदु 4, रंग काला, तत्व जल वाटर, स्थान छाती के ऊपर दाहिने तरफ। यहां की क्या अनुभूति है? वही ड्यूअलिटी, साहस बनाम भय, या तो करेज होगा या फियर होगा। साहब जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता, भय को एक नकारात्मक और साहस को एक सकारात्मक भाव में देखा जाता है। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि भय तो नेगेटिव है और फियर पॉजिटिव है। वो कहते हैं भय हमेशा नेगेटिव नहीं है, थोड़ा भय होना भी चाहिए, वो कंस्ट्रक्टिव होता है। कैसे? वो साहस को संतुलित करने वाला होता है भय। उसके बिना क्या होता है? साहस दुस्साहस में बदल जाएगा। अगर थोड़ा भय नहीं रहेगा, साहस दुस्साहस में बदल जाएगा। तो ये क्या है भय? ये भय है विवेकपूर्ण साहस। दूसरे शब्दों में थोड़ा बहुत भय होना, ज्यादा नहीं होना चाहिए भय। भय वॉज द फर्स्ट संस्कार क्रिएशन के वक्त, जब सृष्टि सृजित हुई, पहला संस्कार भय के रूप में उतरा। इसीलिए अभयम की इतनी प्रशंसा की गई है। अगर आपका भय दूर हो गया तो एक बहुत महान उपलब्धि हासिल हो गई। लेकिन थोड़ा बहुत भय इसलिए रहना चाहिए क्योंकि नहीं तो क्या होगा, वो अहम को भटका करके अहंकार की ओर ले जाएगा। जैसे असीमित साहस वाले खूनी या चोर, मर्डरर भी बहुत करेजियस होता है लेकिन उसका करेज गलत होता है। तो इसलिए थोड़ा भय होना जरूरी है। जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता है, हम चक्र 4 पार करते हैं, हम भय और साहस दोनों का अपने क्रमिक विकास और प्रगति के लिए उपयोग करना सीख जाते हैं। अब बिंदु 5, सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु, जहां क्रॉस करने से हृदय क्षेत्र क्रॉस होता है। और जैसा बाबूजी साहब ने कहा कि एक बार 5वां पॉइंट क्रॉस कर लिया तो फिर से कम जन्म नहीं, मोक्ष है। 5वां बिंदु अगर क्रॉस कर लिया। 5वें बिंदु का रंग हरा, तत्व वायु, स्थान गले के नीचे वाले भाग में कंठ चक्र। यहां की अनुभूति क्या है? यहां वही ड्यूअलिटी, या तो भ्रम रहेगा, भ्रम और संदेह रहेगा, और नहीं तो स्पष्टता या बुद्धिमत्ता रहेगी, या तो डाउट रहेगा या क्लैरिटी रहेगी। यहां का अनुभूति ये है। तो साहब कहते हैं भ्रम, हृदय में चेतना का क्षेत्र शुद्ध होता है तो वायु तत्व अत्यधिक स्पष्टता और बुद्धिमत्ता लाता है, क्योंकि इसका तत्व वायु है। जबकि संदेह और भ्रम इस बात का संकेत करते हैं कि वहां उथल पुथल है। जब ऐसा है तो यह इशारा है कि हम थोड़ा रुकें और कोई भी निर्णय लेने से पूर्व स्पष्टता आने का इंतजार करें। मतलब अगर मन में उथल पुथल है तो फिर समझना चाहिए देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर मैं कोई निर्णय ले रहा हूं और मैं भ्रम में हूं, क्लैरिटी नहीं है मुझ में, तो फिर रुकें। बिंदु 5 में भ्रम की स्थिति बनने की संभावना तब होती है जब हृदय चक्र के आसपास बिंदु A, B, C, D में कोई भी भारीपन है जो वाष्पीकृत होकर
बिंदु 2, 3 और 4 पर भी आ जाता है। देखिए सब इंटर रिलेटेड है, वो क्लियर नहीं हुआ आगे वाले को बिगाड़ देगा। इसलिए इतना महत्वपूर्ण बताया गया है ए पॉइंट बी पॉइंट। जब पहली बार डिक्लेयर हुआ था शायद 2014 भंडारे में इसको अलाउ किया गया था, इससे पहले ये मना था बीच में ए बी पॉइंट पर करना। उस भंडारे में जो हैंडआउट दिया गया था उसमें लिखा हुआ था कि अगर ये नहीं करते हैं ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए का ध्यान और बी की पॉइंट, तो लाला जी साहब ने कहा है मेरे अभ्यासियों की कोई जिम्मेवारी नहीं। लिख लीजिए आप कि अगर कोई ए बिंदु का ध्यान और बी पॉइंट की क्लीनिंग नहीं करता तो फिर उसकी जिम्मेवारी मास्टर की नहीं है। तो ये सब इंटर रिलेटेड है, वो गड़बड़ हुआ आगे वाले को गड़बड़ करेगा। कैसे? बिंदु ए बी सी डी पर निर्मलता या मलिनता का बाकी पूरे तंत्र पर विस्तारकारी प्रभाव होता है। जब वहां निर्मलता होती है तो ये वाष्पीकृत होकर हृदय क्षेत्र के बिंदु 2 पर आ जाती है, और जब बिंदु 2 शुद्ध होता है तो ये शांति से भरपूर होता है। बिंदु 3 पर क्रोध और प्रेम हमेशा उपस्थित रहते हैं। जैसे जैसे प्रेम और क्रोध विशुद्ध होते हैं, बिंदु 4 पर साहस और दृढ़ता स्वतः ही विकसित होगी। देखिए जैसे जैसे पिछला चक्र शुद्ध हुआ नहीं, आगे वाला अपने आप ठीक होता जाएगा, और पिछला बिगड़ा हुआ रहा तो अगले वाले की जो नेगेटिव क्वालिटीज है वही रहेगी। और साथ ही आपको सही रास्ते पर बनाए रखने के लिए स्वस्थ भय की भावना ही रहेगी। बिंदु 4 का यह अनुभव बिंदु 5 के गुण कंठ में पैदा करता है। पवित्रता, स्पष्टता और बुद्धिमत्ता इसी चक्र से जुड़े हैं। ये बटरफ्लाई इफेक्ट बिंदु 6 से ऊपर मनस क्षेत्र के उच्चतर बिंदुओं को भी प्रभावित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहीं तक नहीं रह जाएगा। आप हृदय क्षेत्र पास करके जो मनस क्षेत्र में जाना है, मनस क्षेत्र वास्तव में माया या मोह को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। वहां इतनी सटिलिटी है, आप ये सब लेके उसमें प्रवेश ही नहीं कर सकते। जो हमारा छठा पॉइंट है, 5वां तक हृदय क्षेत्र समाप्त हुआ, छठे में एंट्री लेनी है, ले ही नहीं सकते अगर ये सब आपके साथ है तो। इसलिए किसी भी यात्रा का प्रथम चरण हृदय क्षेत्र से उन सभी छापों को साफ करना है जो हमारे तंत्र में बन गई है। अन्यथा भारीपन के बोझ को सहन कर पाना और साथ साथ यात्रा में बढ़ते रहना संभव नहीं हो पाएगा। दोनों चीजें साथ चल ही नहीं सकती साहब कहते हैं। यह दोनों जूतों के साथ साथ 10 केजी कंक्रीट बांधकर एवरेस्ट पर चढ़ने के समान होगा, कंक्रीट बांध करके। तो आज हमको ध्यान कराना है, इसलिए मैं शॉर्ट में समअप करूंगा। आज बहुत ही सुंदर सहयोग रहा, और आप लोगों ने रोज और आज डेफिनेटली अंतर महसूस किया होगा। शुरुआत में मुझे प्लीज फीडबैक दीजिएगा कि आज जब हमने अभिवादन नहीं किया, आज जब हम डूबे हुए थे, तो क्या अंतर महसूस किया। दिस इज द गेम। सुबह मैंने एक भाई से शेयर किया था कि हम 5 स्टार होटल में डिनर के लिए जाते हैं, हमारा ड्रेसअप चेंज हो जाता है, हम वहां चुपचाप रहते हैं एक नॉर्मल होटल की बजाय। ये सब हम क्यों कर लेते हैं? अचानक से हम 5 स्टार होटल में जाने से अपना परिवेश परिवर्तित क्यों कर लेते हैं? तो हम यहां क्यों नहीं करते वैसा ही? किसी भी ध्यान में एंटर होने से पूर्व हम क्यों नहीं वैसी साज सज्जा करते हैं? क्यों करते हैं 5 स्टार होटल में जाते वक्त, या कहीं बहुत महंगी शादी में गए किसी की, कि आज तो किसी वीआईपी की शादी में जाना है, सज धज से जाइए, सबसे अच्छे गहने पहन के जाइए, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन करना है, बहुत अच्छे से बोलना है। ये क्यों? ये सब यहाँ क्यों नहीं? ये मन में एक पीड़ा थी, क्षमा कीजिएगा, कुछ लिखना पड़ा, कुछ लोगों को अगर फील भी हुआ तो क्षमा चाहता हूँ। तो आज हमने एक प्रयोग करना शुरू किया है, कुछ देर का ध्यान करेंगे। तो मैं ब्रदर हैदर अली भाई साहब, मेरे भाई, इनको आमंत्रित करूंगा, थोड़ा सा रिलैक्सेशन करा के ये ध्यान कराएंगे। हैदर अली भाई साहब, ओवर टू यू। हाँ, सबको नमस्ते। एक मिनट, उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज आ रही सबको। बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके, मैंने हेडफोन लगा लिया, मैंने सोचा शायद इससे नहीं बिल्कुल क्लैरिटी बढ़ जाए। देखिए हमारा पहला प्रयास है, सब लोग दिल की गहराइयों से जुड़िएगा मालिक से, हमको आगे बहुत आगे चलना है अभी साथ, प्लीज आपसे प्रार्थना है। शुरू करते हैं।
जब इन सत्रों की शुरुआत हुई थी, एक बार उर्वेश भैया से हम ऐसे बात कर रहे थे, शुरू में 7-8 लोग जुड़ते थे कि भैया 7-8 लोगों से यात्रा शुरू हुई। बड़ा प्यारा सा उन्होंने एक वाक्य बोला था जो कि आज भी छपा हुआ है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि भैया इस प्रोग्राम में लोग आते नहीं है, अपने मन से नहीं आते, कोई आ भी नहीं सकता, बुलाए जाते हैं जिनको मालिक चाहते हैं। तो आज अगर हम यहाँ 94 प्लस लोग हैं तो ये मान के चलिए हम मालिक की इच्छा से ही यहाँ पर हैं। और ये भी एकदम यकीन के साथ बैठिए कि मालिक हमारे हृदय में विद्यमान हैं और हम जो कुछ छोटा सा प्रयास कर रहे हैं बिना उनके आशीर्वाद के सफल ही नहीं हो सकता। उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। बस एक 90 सेकेंड या 2 मिनट की कहानी के साथ मैं फिर सीधा रिलैक्सेशन पे आ जाऊंगा। और हम कभी भी मूल विषय से भटकते नहीं है, तो मैं विषय पर ही हूं। आपने 2 शब्दों को अक्सर सुना होगा, विश्वास और भरोसा। मैं प्राय इस कहानी को इसलिए शेयर करता हूं क्योंकि ये क्लैरिटी लाता है। जिस पॉइंट 5 की बात कर रहे थे भैया, विशुद्धि चक्र पे, जहां क्लैरिटी बहुत जरूरी है। विश्वास, बिलीफ और भरोसा, फेथ। एक छोटी सी कहानी से मैं रिलेट करता हूं जो कि बहुत ही क्लियर हो जाएगा। आमतौर पर सड़क के किनारे हमने तमाशबीनों को देखा होगा, जो एक ढोल बजाता हुआ छोटा सा बच्चा 8-10 साल का और बांस के ऊपर रस्सी बांध करके हाथ में एक लंबा सा बांस पकड़ के चलती हुई एक लड़की। आजकल ये तमाशे नहीं होते, हम लोग इन चीजों को यूट्यूब पे देखते हैं, लेकिन हमने इसको देखा है। वो पेट के लिए कर रहे हो चाहे जिसके लिए, जो भी उसका पर्पस हो। लेकिन यहाँ पर कुछ खास बात थी। ये तमाशा संडे के दिन उस सोसाइटी के अध्यक्ष ने अनाउंस किया कि कल 9 बजे सुबह ये तमाशा हमारी कॉलोनी में होगा। तो जो 5 हाई राइज बिल्डिंग के लोग जब नीचे इकट्ठे हुए, 400-450 लोगों का हुजूम, वहां पर एक खास बात ये थी कि उसने एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग के बीच जो रस्सी बांध रखी थी, उसकी ऊंचाई जमीन से करीब 90 फीट ऊपर थी, 9th फ्लोर के करीब। और दूसरी सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि नीचे कोई भी सेफ्टी हार्नेस नहीं, कोई भी नेट नहीं कि गिरेगा तो नेट पे कुछ भी नहीं। सभी लोग इकट्ठे, सभी की सांसें रुकी हुई। जब वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की तरफ चलना शुरू किया, हाथ में एक बांस का टुकड़ा लेकर, सब हतप्रभ। लेकिन यहाँ एक और चौंकाने वाली बात थी कि उसने अपने कंधे पर अपनी 4 साल की बेटी को बिठा रखा। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि क्या दृश्य रहा होगा। 70-80 फीट की रस्सी एक तरफ से चलती हुई जब दूसरी बिल्डिंग पे वो आ गया, लिफ्ट पकड़ करके नीचे आया, तो लोगों ने फूल माला पहना के उसका स्वागत किया और तालियों की गड़गड़ाहट से। तब उसने पहला सवाल पूछा कि आप चाहते हैं कि मैं इस बिल्डिंग से दूसरी तरफ जाऊं? सब ने एक स्वर में कहा हाँ हाँ, और हमें पूरा विश्वास है कि तुम इसे कर सकते हो। मार्क माय वर्ड, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इसे कर सकते हो। वी हैव टोटल बिलीफ इन यू। तब उसने दूसरा वाक्य कहा, अगर आपको विश्वास है तो क्या आप में से कोई थोड़ी देर के लिए मुझे अपना बच्चा दे देगा? पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम सन्नाटा। तब उसने अपना तीसरा वक्तव्य कहा कि आप लोगों के मेरे ऊपर विश्वास तो है, लेकिन भरोसा नहीं है। बहनों और भाइयों, ये विश्वास और भरोसा एक बड़ी पतली सी लाइन है इसके बीच में। हम सबको विश्वास है ईश्वर है, हम सबको विश्वास है कि मालिक कभी हमें परेशान नहीं होने देंगे, जैसा कि आज के विस्पर में हमने सुना। लेकिन जब भरोसे की बात आती है, फेथ की बात आती है, तो थोड़ा सा हम कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ जी एक लाइन कहूंगा, आचार्य जी साहब ने जो डेफिनेशन दी, जी भैया। नामुमकिन में विश्वास करना ही श्रद्धा है, मुमकिन हो जी जाएगा इसमें विश्वास कर लें, क्या बड़ी बात है। जी, तो बिलीव व्हाट इज इम्पॉसिबल इज फेथ। यस। बहुत सुंदर परिभाषा है, 2 शब्द उतारे हैं, फेथ मूव्स द माउंटेन। मैं जब भी परेशानी में होता हूँ बाबू साहब को कहता हूँ, बाबू साहब कुछ भी हो जाए ये फेथ हिलेगा नहीं, मुझे मालूम है आप मेरे साथ, कम वॉट में कुछ भी हो जाए नहीं हिलेगा। तो अब रिलैक्सेशन करा लेते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत लोग हैं जो ऑफिस से आ करके बैठे होंगे। हालांकि
हर ध्यान के पहले रिलैक्सेशन जरूरी नहीं है। विशेष तौर पर सुबह के ध्यान के पहले आप रिलैक्सेशन न करें, उतना समय बल्कि ध्यान में लगा लें। लेकिन जब आप शाम को लौट के आते हैं और या थके हैं, कभी ध्यान करें तो रिलैक्सेशन जरूरी हो जाता है। मैं हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में मिश्रित भाषा का प्रयोग करूंगा और संभवतः सब लोग इन भाषाओं से अच्छी तरह परिचित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 मिनट 28 सेकंड या 5 मिनट का ये रिलैक्सेशन आपको सचमुच आपकी अंतर चेतना को बदल देता है, भौतिक स्तर पर और थोड़ा सा मानसिक और भावनात्मक स्तर पर, क्योंकि ये पूरा ही साइंटिफिक है। सभी अभ्यासी, इसलिए हम साझा करते हुए मुझे हिचकिचाहट नहीं होती कि होता क्या है इसके दौरान। जिन 13 बिंदुओं की हम बात कर रहे थे अभी, वो सब हमारे शरीर में कहीं ना कहीं है। और जहां पर ये स्ट्रेस, तनाव इकट्ठा होता है, वो प्रकोष्ठ भी 13 बिंदु हैं हमारे शरीर में, और वो भी जोड़े में हैं। जैसा कि भैया बता रहे थे कि सब कुछ ड्युअलिटी में है। सो दीज पॉइंट्स आर अगेन इन पेयर्स। पैर से लेकर के जैसे जैसे ऊपर आते हैं, घुटने पर थोड़ा और ऊपर आए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट हमारे वेस्ट रीजन के आसपास थोड़ा ऊपर जाए, कंधे पर थोड़ा और ऊपर आए, कान के पीछे और ऊपर तक आते आते। तो ये 13 पॉइंट हैं जहां पर हमारे ये इन प्रकोष्ठ में ये सारा तनाव इकट्ठा होता है। और होता क्या है कि जब हम इस प्रक्रिया से आपको गुजारते हैं रिलैक्सेशन की, जिसको हम प्राय बड़ा इजिली ले लेते हैं, इट्स नॉट अ वेरी इजी प्रोसेस। तो उस दौरान इन प्रकोष्ठ को खाली करते जाते हैं। यही कारण है कि धीरे धीरे जब ये खाली होते जाते हैं तो आप तनाव मुक्त, रिलैक्स या शिथिल महसूस करते हैं। एक चीज जो बड़े मुफ्त में हम सबको मिली है, चाहे वो नर्सरी में जाने वाला बच्चा हो, चाहे श्री राम कोविंद हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे आप हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे साइंटिस्ट हो, मुफ्त में हम सबको आज मिली है, वो है तनाव। और इसीलिए 2015 में 2015 में दाजी साहब ने जब देखा कि इससे मुक्त करने का, इससे थोड़ी देर के लिए लोगों को मुक्त करने का कोई तरीका इजाद किया जाए, तो ये शिथिलीकरण या रिलैक्सेशन इंट्रोड्यूस किया गया, जो हमारा मूल अभ्यास न होते हुए भी हमारे 3 मूल अभ्यासों को सपोर्ट करता है। तो क्यों हम थियरी की बात करें जब हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं और इसका अनुभव कर सकते हैं। तो आइए, आप जी जहां भैया, भी जी बैठे भैया, हैं। मैं बताऊंगा। साइंटिफिक जी लैंग्वेज में ये जहां से निकलते हैं इसको वेस्टिब्यूल्स बोलते हैं। जी बहुत साइंटिफिक चीज है। दिस इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल्स। जहां से ये सारा, हम कहते हैं ना, तनाव भरा हुआ जकड़ा नकड़न, ये इतने सारे वेस्टिब्यूल्स पॉइंट है जहां से निकलता है। भावना साहू जी, प्लीज वीडियो बंद कर दीजिए आपका। भावना साहू जी, वीडियो प्लीज बंद कर दीजिए। चलिए। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ से आपको वीडियो की जरूरत नहीं होगी। मैं अपना वीडियो बंद कर रहा हूँ और आवाज आती रहेगी आपको, बिकॉज आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन टू बी कास्ट जी एनीवेयर। चलिए। बड़े आराम से बैठ जाइए। आप जहां भी बैठे हो, एक शांतपूर्ण वातावरण में आप जिस आसन में बैठना चाहते हैं, कोई लिबास का बंधन नहीं, कोई आसन का बंधन नहीं, क्योंकि थोड़ी देर के लिए हम इन्हीं बंधनों से आपको मुक्त करने जा रहे हैं। पूरा हार्टफुलनेस का अभ्यास इन्हीं बंधनों से अपने आप को छुटकारा पाके स्वतंत्रता की ओर प्रयाण करने का है। अगर आप पालथी मार के जमीन पे बैठ सकते हैं तब बेस्ट। अगर आपको बैठने में परेशानी, कुर्सी पे पैर लटकाकर, सोफे पर, बेड पे पैर फैला के, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, आराम से बैठ जाइए। एक लंबी गहरी सांस पूरे अपने लंग्स को भरते हुए और धीरे धीरे इसे बाहर जाने दें। एक और लंबी गहरी सांस और धीरे धीरे इसे बाहर जाने दें। अब हम अपने वर्तमान में लौट आए हैं। वी आर बैक इन आवर प्रेजेंट। बड़े हल्के से, सहजता से, धीरे से, आहिस्ता से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि थोड़ी देर के लिए बाहर के भटकाव से, बाहर के डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचा सकें। अपनी पैर की उंगलियों को बड़े धीरे से हिलाएं और वहां पर अगर किसी तरह का थकान या किसी तरह का तनाव है तो उसे बाहर जाता हुआ महसूस करें।
अब अपनी पैर की उंगलियों को हिलाना बंद कर दीजिए। महसूस कीजिए कि धरती मां से एक प्राणदायी ऊर्जा आपके शरीर में आपके तलवों से प्रवेश कर रही है। A healing energy is entering your body from your feet. धीरे धीरे ऊपर उठती हुई ये जीवनदायिनी ऊर्जा आपके तलवों, पंजों, एड़ियों और पिंडलियों को आराम पहुंचाते हुए ऊपर की ओर उठ रही है। Your ankles, your feet, your heels are totally relaxed now. आपकी काफ मसल्स पैर के निचले हिस्से को आराम पहुंचाते हुए धीरे धीरे ये हीलिंग एनर्जी आपके घुटनों पर पहुंच गई है। आपके घुटनों में जमा सारा तनाव, दबाव, खिंचाव या थकान पिघलकर बाहर निकल रही है और आप एक सुखद आराम के एहसास में डूबते जा रहे हैं। हमारी जांघों को, थाइस को आराम पहुंचाते हुए धीरे धीरे ई आरोग्यकारी ऊर्जा हमारे कमर की ओर बढ़ रही है। नाउ दिस एनर्जी इज रेस्टिंग ऑन योर वेस्ट। आपकी कमर, पेट की सारी मांसपेशियां और छाती की सारी मांसपेशियां शिथिल हो रही हैं। All muscles around your chest region, your waist region, and your stomach region are getting relaxed now. All your internal organs are getting relaxed now. कमर से ऊपर की ओर उठती हुई हमारी रीढ़ की हड्डी के सहारे, रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले मन के टेल बोन से ऊपर कंधे की ओर उठती हुई ये हीलिंग एनर्जी हमारी पूरी पीठ को आराम पहुंचा रही है। ऊपर से लेकर नीचे तक हमारी पूरी पीठ एक आरामदायक स्थिति में है। अब ये ऊर्जा हमारे कंधों पर आ गई है। दिस एनर्जी इज नाउ रेस्टिंग ऑन योर शोल्डर्स। यहां पर जमा सारा थकान, दबाव, खिंचाव पिघलकर बाहर जा रहा है और हम एक सुखद आरामदायक एहसास में डूबते जा रहे हैं। एक ऐसा एहसास, एक ऐसी अनुभूति जिसकी कल्पना हमने आज से पहले कभी नहीं की होगी। कंधों से नीचे उतरती हुई ये हीलिंग एनर्जी, ये आरोग्यकारी ऊर्जा हमारी बाजुओं, कोहनियों, बाहों, कलाइयों, हाथ की हथेलियों को आराम पहुंचाते हुए हमारी उंगलियों की पोरों पर आ गई है। दिस एनर्जी इज नाउ रेस्टिंग ऑन आवर फिंगर टिप्स। अब कंधे से लेकर उंगलियों की पोरों तक हमारे दोनों हाथ आराम की स्थिति में हैं। अपनी कमर की मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। तन करके बैठने की कोई जरूरत नहीं है। हम किसी सैन्य परेड में नहीं है। वी आर नॉट इन मिलिट्री परेड नाउ। अपनी गर्दन की मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। ये स्वाभाविक है कि हमारी गर्दन हल्की सी आगे की ओर ढुलक जाएगी। इट्स वेरी वेरी नेचुरल एंड इट हैपेंस विद ऑल ऑफ अस। ये हम सब के साथ होता है। अब ये ऊर्जा हमारी चेहरे पर आ गई है। दिस एनर्जी इज ऑन आवर फेस नाउ। हमारी सारी फेशियल टिश्यूज आराम में डूबती जा रहे हैं।
हमारी ठोड़ी, होंठ, गाल, नाक, कान, आंख, भवें, माथा और सिर का ऊपरी शिखर आराम का अनुभव कर रहे हैं। हमारी आंखों के पीछे की नमी इस बात का संकेत है कि हमारी आंखें भी बहुत आराम में डूब गई हैं। हाँ, हमारा मन बिल्कुल शांत और निश्चल है, एक ठहरी हुई झील के जैसा, जिसमें एक सूखा पत्ता भी गिरे तो तरंगे पैदा कर देता है। अब एक बार इंस्पेक्शन करते हैं, मुआयना करते हैं। सिर के शिखर से लेकर पैर की उंगलियों तक हमारा पूरा शरीर आराम में डूबा हुआ है। अब यदि कहीं भी किसी तरह का तनाव या थकान है तो हल्के से अपना ध्यान वहां ले जाइए और महसूस कीजिए कि वह थकान, दबाव या खिंचाव पिघल करके बाहर जा रही है। अब बड़े हल्के से, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, धीरे से अपना ध्यान अपने हृदय पर ले आए। Bring your attention very gently on your heart. वहां भी एक बड़ी ही सुकून का माहौल है, बड़ी ही शांति का वातावरण व्याप्त है। थोड़ी देर के लिए अपने आप को उसी शांति में डूब जाने दीजिए, तब तक जब तक आपका मन बाहर आने को ना कहे। अब बड़े हल्के से, धीरे से अपनी पैर की उंगलियों को हिलाइए और आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल लीजिए। ये 4 मिनट 28 सेकंड का वीडियो जो हम आपसे शेयर कर लेंगे बाद में, या 5 मिनट का ऑडियो आपको बड़े ही आराम के अनुभव में ले जाता है। संभवतः आप सब इस समय ऐसा महसूस कर रहे हैं। यहां से आगे हम ध्यान की प्रक्रिया की ओर बढ़ रहे हैं। सब लोग पुराने अभ्यासी हैं, इसलिए मुझे कुछ दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब मैं लिस्ट को देखता हूं तो मैं जानता हूं कुछ ऐसे नए सीकर्स हैं जो जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, इसलिए मैं सिर्फ 3 चीजों का के लिए आगाह करना नितांत आवश्यक समझता हूं। नंबर 1, हम ध्यान करने जा रहे हैं, कृपया एकाग्र होने की कोशिश न करें। वी आर गोइंग टू मेडिटेट, वी आर नॉट गोइंग टू कंसंट्रेट। हल्का सा फर्क है, जैसे कि विश्वास और आस्था के बीच में है, उसी तरह ध्यान और एकाग्रता के बीच में है। ध्यान जहां पर एक प्रयासहीन केंद्रित होना है, इट्स एन इफर्टलेस फोकस, वहीं पर एकाग्र होना या कंसंट्रेट होना एक पूरे प्रयास के साथ किसी चीज के ऊपर केंद्रित है। तो यहाँ हमें सिर्फ बिना किसी प्रयास के बैठे रहना है, कुछ नहीं करना है, कोई मंत्रोच्चारण नहीं, कोई दरूद शरीफ नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं। लोग बोलते हैं जब कुछ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, बस यही तो इसका जादू है, कुछ नहीं करना है, इफर्टलेस फोकस। दूसरा, केंद्रित कहाँ होना है, हमें बस एक छोटा सा सूक्ष्म सा सुझाव लेना है कि दिव्य प्रकाश का स्रोत या डिवाइन लाइट या नूरे इलाही हमारे दिल में, हमारे हृदय में पहले से मौजूद है और हमें अंदर की ओर आकर्षित कर रहा है। तीसरा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, मैं यहां बैठ करके क्या करूंगा? मैं आपकी अंदरूनी सफाई करूंगा, जो हमारी हार्टफुलनेस साधना का, अभ्यास का बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। इस सफाई के दौरान बहुत सारे विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड से, आपके अवचेतन मन से उभर उभर के बाहर आएंगे। बड़ी छोटी छोटी बातें,
कक्षा 2 में 3 का पहाड़ा नहीं याद है, मास्टर ने मारा था, याद आएंगे। बहुत छोटी छोटी। अब हमें करना क्या है, हमें उन विचारों के साथ, उन थॉट्स के साथ उलझना नहीं है, उनको आने और जाने दीजिए। जैसे जैसे ये प्रक्रिया होती रहेगी, आप बहुत ही सरल और सहज महसूस करेंगे। तो आइए एक बार फिर से धीरे से हल्के से अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपनी संपूर्ण चेतना को अंदर की ओर मोड़ लीजिए और एक ख्याल के साथ, एक छोटे से सूक्ष्म सुझाव के साथ कि दिव्य प्रकाश का स्रोत हमारे हृदय में मौजूद है। द डिवाइन लाइट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर हार्ट एंड इट इज अट्रैक्टिंग अस फ्रॉम इनसाइड। नूर इलाही हमारे दिल में मौजूद है और हमें अंदर की ओर खींच रहा है। हम थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, विचार आते हैं, आने दीजिए, जाने दीजिए, कंसंट्रेट होने की कोशिश मत कीजिए। तो चलिए ध्यान शुरू करते हैं। कृपया ध्यान शुरू करें। प्लीज स्टार्ट मेडिटेशन। अब मैं अपना ऑडियो बंद करूंगा और हम थोड़ी देर के लिए इसी ख्याल में डूबे रहेंगे। तो चलिए ध्यान की शुरुआत करते हैं।
क्वालिटी की 100% गारंटी। कुछ आ क्यों नहीं रहा?
दैट्स ऑल। बस कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हैदर भाई, एक बहुत ही बेहतरीन रिलैक्सेशन करवाने के लिए। आप कुछ क्षणों के लिए अपनी कंडीशन ऑब्जर्व कीजिए, बड़ी शांत ढंग से अंदर उतरिए, मालिक से प्रार्थना कीजिए कि वो कंडीशन आपसे बोले। क्या आपने महसूस किया? आज मैंने कहा था डायरी पेन पास में रखिए, कुछ लोगों के पास होगा तो प्लीज नोट कीजिए कुछ क्षणों के लिए अंदर उतर के। ये तुरंत निकल जाती है, गुलाब की खुशबू की तरह होती है। तुरंत नोट कीजिए प्लीज। हैदर भाई, मार्वेलस सिटिंग। भाई साहब बात करने के लिए मना समझे। किया हुआ है, कंडीशन नोट कीजिए। कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद कीजिए धीरे से, और मालिक से प्रार्थना कीजिए कि जो कुछ आज हमने ग्रहण किया उसे आत्मसात करने की शक्ति प्रदान करें। और यह हमारे दैनिक जीवन में, कार्यों में, लाइफस्टाइल में झलके। श्रवण और मनन से ऊपर उठकर हम इसे इम्प्लीमेंट कर पाए। धीरे से आंखें खोल दीजिए। छोटे से कुछ अनाउंसमेंट है। एक तो कुछ लोग आज नए जुड़े हैं, मेरा नंबर मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, वो नोट कर लें, उनको इन्फॉर्मेशन जो चाहिए या ग्रुप में जुड़ना हो तो। दूसरे कुछ लोग आज नए जुड़े, वो बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे। संतोष जी का माइक्रोफोन म्यूट नहीं था, हमेशा उनका वीडियो ऑन था। साहिल मलिक, बहुत ही घटिया व्यवहार है। एक इतने सीरीन एटमॉस्फेयर में बार बार समझाने पर मुझे समझ में नहीं आता ये लोग कर क्या रहे थे यहाँ। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, विनीता पटेल जी के नाम से एक भैया थे, ये लोग क्या कर रहे थे जब मेडिटेशन हो रहा था? तो लोग कर क्या रहे थे? मतलब ऐसे लोगों को बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ये नए थे, शायद इन्होंने पढ़ा भी नहीं कि मैंने क्या लिखा था पूरा मैसेज में, क्यों ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं। फिर भी इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अशोभनीय बर्ताव होता है। रेयर लोगों का माइक्रोफोन ऑन था, इनको पता था ये क्या कर रहे थे, इनको पता था इनका माइक्रोफोन ऑन है, फिर भी सब कुछ चल रहा था। कृपया कोशिश करें ऐसा नहीं हो, अन्यथा हटाया जाएगा। मेरा फ़ोन नंबर मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है, जो कोई जुड़ना चाहे। अब हमारे प्लान्स कुछ और है। आज हमने थोड़ा पीपीटी ट्राई किया था, आज इसलिए कि थोड़ा रिलक्टेंट थे भैया। जितेन भैया को बहुत बहुत प्रणाम मेरी तरफ से। उन्होंने जो मेहनत की है, यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन लिया है, उसके लिए खर्चा किया है उन्होंने। इतने बिजी शेड्यूल में से वो टाइम निकाल रहे हैं
और अब उनको बड़ी समस्या हो जाएगी। अभी तो घर पे थे ऑनलाइन, अब वो ऑफिस जाएंगे, तो मैं कुछ नए लोगों को तैयार कर रहा हूँ। आज मैंने मैसेज डाला है, ऐसे लोग जो लिंक बना करके और होस्ट बन के ज्वाइन कर सकें उनका स्वागत है, क्योंकि अब हम नॉर्मल डेज में कुछ खाली मेडिटेशन ट्राई करेंगे, वार्ता के साथ थोड़ा लंबा हो जाता है। आज एक प्रयास था, अब और दिनों में भी करने का है। जैसा आप लोगों का फीडबैक मिलेगा एक कोशिश करेंगे इसकी। मैंने आज ग्रुप में डाला है, क्या लोग तैयार होते हैं, क्या फीडबैक आता है, किसको क्या दिन सूट करता है। मेरे हिसाब से शनिवार या रविवार किसी को समस्या होनी नहीं चाहिए वैसे, और शाम का ही समय रखा जाएगा, ऐसा कुछ करने का विचार है। देखते हैं क्या उसमें कर सकते हैं इसमें आगे, और आप लोगों के सुझाव का स्वागत है। क्या किया जा सकता है, क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। पीपीटी पर हम लोग मेहनत करेंगे। मुझे 2-3 नंबर मिले हैं, मुझे और कुछ लोग चाहिए। इतना सारा खजाना पड़ा है मेरे पास, इतना मटेरियल पड़ा है, ये सब ऐसे ही पड़ा है। मैं कंप्यूटर चलाना जानता नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड है। अगर आज जैसी खूबसूरत एक भाई ने पीपीटी बनाई अपने ऑफिस में बैठे बैठे, अगर ऐसा कुछ हो सके, लोग कुछ सामने आए, तो ये बड़ी खूबसूरत तरीके से पेश हो सकता है। चलिए सब इजाजत चाहेंगे, इसको आत्मसात करने की कोशिश करें, जो मिला है महसूस करें, कंडीशन ऑब्जर्व करें, क्या कुछ हमारे साथ हुआ, कृतज्ञता महसूस करें खास तौर से।